कुंजल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया पारीचे पारीचे कुंजल पारीचे पारीचे कुंजल पारीचे। कुंजल जी अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंचस्थ थावरचंद जी मीणा पूर्व विधायक मंच पर आ जाए, अभी वर्तमान विधायक आ जाए। मोबाइल है भारत माता की बैठ जाए। मंचस्थ सभी सम्मानित नेतागण, मुझे याद है मैं जब कोटा से चला था तो मैंने पूछा था सभा स्थल पर क्या हाल है, और जब मुझे बताया गया था लगातार लोग आ रहे हैं, घड़ी में इनकलाब जिंदाबाद में 3:30 बज गए। सबका नाम लूंगा तो लंबा समय होगा। मेरे सामने उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, नौजवान मित्रों, पिछले 2-3 घंटे से लगातार मंच से आप लोग वक्ताओं की बात को सुन रहे हैं। मेरे पास कोई नया विषय नहीं बचता, कोई नई बात आपके सामने रखूं। 13 तारीख की समरावता की घटना ने सारे देश को हिला के रख दिया। और मैंने कई बार कहा ऐसा दृश्य अंग्रेजों के राज में देखने को मिलता था। लोग जलियांवाले बाग में मीटिंग कर रहे, फिरंगी राज की पुलिस आई और लोगों पर गोलियां चला। हमने ये भी इतिहास में पढ़ा, जल जंगल जमीन आदिवासी की होगी, जमीन को कब्जाने के फिरंगी राज के कानून को नहीं मानेंगे। मानगढ़ में आदिवासी मीटिंग कर रहा था, अंग्रेजों की राज की पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर गोलियां चला दी। रास्ता बंद करो, यहीं बैठूंगा यार, आजो इधर आजो। और उस मानगढ़ के शहीदों की शहादत, वो जलियांवाला बाग के शहीदों की शहादत की बुनियाद में रास्ता बनाया।
कि हम आजाद भारत में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें, आजाद भारत में तमाम लोगों के साथ न्याय और इंसाफ हो सके। लेकिन समरावता ने फिर भी जनरल डायर के इतिहास की यादें दिला दी। अपने लिए न्याय और इंसाफ की मांग को लेकर समरावता बैठक 15 किलोमीटर से हटाकर 85 किलोमीटर उपखंड में मत जोड़ी। लगातार पिछले कई दिनों से अपनी मांग को लेकर समरावता शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रख रहा। सरकार के कानों में शीशा डालो। समरावता की बुनियादी मांग पर कोई ध्यान नहीं, और जब चुनाव का मौका आया तो सरकारों का ध्यान जाए, दिल्ली का ध्यान जाए, मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी, जो संवैधानिक अधिकार। हेलो, क्या गुनाह किया नरेश मीणा ने? हेलो, मैं आज इस मंच से जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, क्या समरावता की न्याय और इंसाफ की लड़ाई में नरेश की भागीदारी पाप हो गई? समरावता को इंसाफ मिलना चाहिए, इस आवाज को ताकत देना नरेश का अपराध बन गया। नरेश समरावता की आवाज को ताकत देने के लिए जाकर लोगों के आवाम के बीच में जाकर बैठ गया। नरेश ने थप्पड़ मार दी। मैं कह रहा हूं 45-50 दिनों से जेल में बंद है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, थप्पड़ कांड पूरे देश के मीडिया ने एक पक्ष पर रख दिया, लेकिन समरावता अपनी मांग को लेकर लड़ रहा। मतदान का बहिष्कार हो रहा। आपके प्रशासन का एक अधिकारी एसडीएम आता है, बहन चित्रा मीणा का हाथ पकड़कर घसीटकर शासन का दम्भ दिखाता है। नौकरी से हटा देंगे, आंगनबाड़ी से हटा देंगे, जबरदस्ती मतदान कराता है। क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता? मैं सवाल करना चाहता हूं भजनलाल जी, आपके शासन में कोई अधिकारी महिला का हाथ पकड़कर घसीटे, क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता? मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार और प्रधानमंत्री जी, क्या चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के बीच में प्रशासन का व्यक्ति आए और जबरदस्ती एक दल के सरकार के पक्ष में मतदान कराने का प्रयास करे, लोगों को डरावे धमकावे? क्या ये अपराध नहीं है? कानून नहीं, कानून का वायलेशन नहीं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आओ। क्यों डर लगता है आपको जनता का? क्यों डर लगता है आपको प्रेस का? 1 साल से आपने जनता का सामना नहीं किया। निकलो अपने घर के बाहर और कह दो कि मेरे राज्य में कोई अधिकारी एक मां का, बहन का हाथ पकड़कर घसीटे, वो अपराध नहीं है। मेरे राज्य में कोई जबरदस्ती सत्ता के पक्ष में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके मतदान कराए, ये अपराध नहीं है। ये कहने का नैतिक साहस जुटाओ। मैं इस भीड़ से आग्रह करूंगा, हम आंदोलन वापिस ले लेंगे। हिम्मत हो तो कहो। और अगर ये अपराध की श्रेणी में है, शासन दादागिरी करके लोगों से मतदान करा सत्ता के पक्ष, और अगर ये अपराध की श्रेणी में कोई इज्जतदार बहन का हाथ पकड़कर एक नौजवान अधिकारी बेइज्जत करने का प्रयास करे सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के दम्भ में, तो मेरा सवाल है आज नगर फोर्ट से, मुख्यमंत्री जी, क्या किया आपके शासन ने, आपके कानून ने उन गुनाहगारों के खिलाफ? ये सवाल प्रहलाद गुंजल का नहीं है। आओ, अगर आपके पास आंखें हैं
तो खोल कर देखो, जहां तक नजर जा रही है लोगों का सैलाब आज नगर फोर्ट की धरती से भजनलाल जी आपसे ये सवाल कर रहा है, इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन मित्रों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, एक नौजवान लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, मेरे तो छोटे भाई की तरह। सच मानना, मैंने उसके निर्दलीय उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया था, मना किया। मन में बहुत गुस्सा आग होने के बाद भी मैं बहुत दिनों तक चुप रहा कि कुछ लोग मुझ पर आरोप न लगा दे कि शायद मैंने इसको चुनाव लड़ने के लिए संरक्षण दिया हो। लेकिन मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, जब प्रजातंत्र का बसंत पर्व आता है, लोग मतदान करते हैं और मतदान करके अपनी चुनी हुई सरकार, अपना प्रतिनिधि चुनता है। चुनाव से नेता का निर्माण होता। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से चलता हुआ वो नौजवान, जिसने अपने आप को जनता के विश्वास के भरोसे नेता के निर्माण के इस यज्ञ में भागीदार बना लिया। और मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने उसका रास्ता रोका। एक आदिवासी नौजवान विधायक नहीं बन जाना चाहिए। एक राजस्थान के नौजवानों की अब फड़कती हुई आवाज राजस्थान की विधानसभा में नहीं जानी चाहिए। सारे शासन की ताकत को उसे रोकने के लिए लगा दिया। मुख्यमंत्री जी, आपके शासन की ताकत के कारण वो आदिवासी नौजवान एमएलए तो नहीं बन पाया, लेकिन 60,000 वोट लेकर उसकी ताकत आपके विधायक से 4 गुना ज्यादा बन गई। जेल में डाल दिया। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप क्या कर रहे हो? आपने भाई नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। लोहा तपता है तो सोना बनता है। नरेश जेल से आएगा, 4 गुना ताकतवर बनकर आएगा और इस भजन सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को ताकत देगा। लेकिन मित्रों, इसमें भजनलाल जी का गुनाह क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा। दुर्भाग्य इस राजस्थान का। पहले हम कहा करते थे राजा रानी के पेट से पैदा होता। लोकतंत्र आया, जलियांवाला बाग के शहीदों की शहादत ने रास्ता बनाया, मानगढ़ के आदिवासी की शहादत ने रास्ता बनाया। फिर हम राजा को पेटी से पैदा करने लग गए। पहले पेट से राजा, फिर पेटी से राजा, और अब नई प्रथा पर्ची से राजा। और इसलिए भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अपनी काबिलियत के आधार पर, संघर्षों के आधार पर, जनता के भरोसे के आधार पर जब सत्ता प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं होगा, केवल दिल्ली की कृपा से पर्ची के आधार पर सत्ता प्राप्त की जाएगी, तो जिसमें जनता का सामना करने का साहस नहीं होता, वो जनता के भय से अपने और जनता के बीच में पुलिस की दीवार रखता है। मैं भजनलाल जी कहना चाहता, कितने दिन आप पुलिस की दीवार से सुरक्षित रह पाओ? यह केवल आपका सवाल नहीं। मैं समरावता जाकर आया हूं। लोग कोरे नरेश मीणा की लड़ाई न समझे। जो चेहरा वहां पर आपके शासन के प्रशासन का नजर आया, दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है। और ये नई कहानी नहीं। आपके राजनीतिक चरित्र को समरावता के बाद भारत की पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री के बयानों में प्रदर्शित करो। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार की मानसिकता दलित विरोध,
आपकी सरकार की मानसिकता आदिवासी विरोधी, और आपके मुख्यमंत्री को यह मुगालता हो जाए कि ये चंद उड़ती फारियों की लाठियों के बल पर आदिवासी और दलित की आवाज को बंद कर सकते हैं, तो मानगढ़ के इतिहास का अध्ययन कीजिए। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार की गोलियों की आवाज भी दलित आदिवासी की आवाज को दबाने का सामर्थ्य नहीं रख पाए। मैं चुनौती दे रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना था। मेरे सामने बैठे हुए सैलाब, मैं सैल्यूट कर रहा हूं आप। मैं चौथा बरवाड़ा गया, भाई प्रहलाद मीणा और मुकेश मीणा ने मुझे कहा कि आना ही पड़ेगा प्रहलाद गुंजल, बात खराब हो जाए। मैंने रास्ता संख्या देखकर मुझे एक बड़े नेताजी ने कहा, प्रहलाद गुंजल अब मत बोल, मुद्दे की गर्मी खत्म हो गई। मैंने आग्रह पूर्वक कहा, हम मुद्दे की गर्मी और सर्दी के आधार पर जंग के फैसले नहीं करते, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आवाज उठाते। आप मुझे मुद्दे की गर्मी की बात बता रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप मुझे जरा मुद्दे की गर्मी और सर्दी की बात बता रहे हो तो ये भी बता दो, क्या समझौता की घटना को आप अन्यायी मानते हो या नहीं मानते? और अगर अन्यायी नहीं मानते हो तो सार्वजनिक घोषणा कर दो, और अगर वो अन्याय है तुम चिल्ला रहे, मुद्दा गर्म रहे, शरद रहे, हम अन्याय के खिलाफ बोलते रहेंगे। जब तक चैन में जान है तब तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। और आज मुझे फक्र है, मैंने परसों सोशल मीडिया पर कहा था, मुझे डर लग रहा था। भारत ने एक अद्भुत व्यक्तित्व खो दिया, और उनके जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी, आप उनकी क्षमता को, उनकी ताकत को, उनके कृत्य को, उनकी राजनीतिक विरासत को कब्जाने का फैसला का प्रयास कर रहे हो, जबकि आपने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था जरा रेनकोट पहनकर सावर के नीचे नहाना सीखे तो मनमोहन सिंह जी से सीखे। लेकिन उन मनमोहन सिंह जी के चले जाने के बाद एक व्यक्ति की ताकत का अंदाजा, उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा, दुनिया में भारत को किस प्रकार से आर्थिक महाशक्ति बनाने का रास्ता बनाकर गया। आज आपने चाहे घटिया राजनीतिक मानसिकता से स्वीकार किया हो, उस मौके पर भी आपने आलोचना के पक्ष को नहीं छोड़ा। मैं आलोचना कर रहा हूं इस मंच से, मुझे डर लग रहा कि 100 की इस घड़ी में मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा आप आनंद के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो जुल्म से पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कर, आप जा रहे हो बहन चित्रा सहित। मैं कहना नहीं चाहता, रोज रोज मीडिया में देखते हैं वो बहने कहती है प्रहलाद गुंजल जो भी नेता जाता है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, उसके सामने मेरी मां ये बयान करती है, सिर में टाके हैं बता सकते हैं, हाथ में प्लास्टर है बता सकते हैं, पैर में प्लास्टर है बता सकते हैं, प्रहलाद गुंजल कहां कहां नहीं मारा लाठियों से, कैसे बताए इतनी बड़ी जुल्म की दास्ता हो जाए। मैंने परसों कहा था जिसके मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा है वो तमाम लोग 29 को आओ। मैं आज सैल्यूट कर रहा हूं आपको, अभी अन्याय के खिलाफ आवाजें मरी नहीं है, लोगों के सहन में इंकलाब जिंदा है। और ये इंकलाब का नारा जो लिखा हुआ, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं मित्रों, लड़ाई समाप्त नहीं, लड़ाई अभी आगे बढ़ने वाली है। इंकलाब के नारे का मतलब समझ लीजिए, मैंने बरवाड़ा में भी कहा इनकलाब में कुर्बानी छुपी है। ये भगत सिंह का फोटो लग रहा, भगत सिंह इनकलाब का नारा देकर अंग्रेजी सल्तनत से टकरा गए, और जब फांसी का रास्ता बन गया तो सारा देश उबल गया।
भगत सिंह को फांसी हुई तो गोरों को भगा कर रहेंगे, इस मुल्क में नहीं रहने देंगे। क्रांतिकारियों ने सलाह दे डाली, भगत सिंह आप बाहर जाइए, देश आपकी रिहाई के मामले में उबल रहा है, आप जाकर नेतृत्व करिए। भगत सिंह ने कहा हम मकसद के नजदीक आ गए। भगत सिंह को फांसी हुई तो गोरों को भारत में नहीं रहने देंगे। हम मकसद के नजदीक आ गए, देश में ये भाव आ गया। शायद मैं बाहर जाकर इस तूफान को आग में बदल सकूं, न बदल सकूं आंधी को तूफान, लेकिन मैं शहादत पर चला गया तो ये तूफान बन जाएगा। और इसीलिए आज मेरा रास्ता पहाड़ के बजाय शहादत का रास्ता है। ये कुर्बानी इंकलाब में छुपी हुई है और आज ये इंकलाब भजनलाल की सरकार के खिलाफ नगर भोट में गूंज रहा है। भजनलाल जी मैं चेतावनी दे रहा हूं, आपके पास राजनीतिक सामर्थ्य भी नहीं, आपके पास राजस्थान को समझने का राजनीतिक नजरिया भी नहीं। मैं कोई मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए सम्मानित व्यक्ति, आपसे मेरी मित्रता भी रही है, मैं कोई नीचा दिखाने के नजरिए से आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूं आपकी पार्टी का नजरिया दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ है, गांव के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ है, किसान के खिलाफ। अगर गांव गरीब के खिलाफ नहीं होता, मैंने देखा अभी खाचरियावास जी कह रहे किरोड़ी लाल जी का सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन, खाचरियावास जी आपने उस आंदोलन को देखा होगा। प्रहलाद गुंजन उस आंदोलन में 25 दिन तक भरतपुर की सेवर जेल में रहकर आया। 25 दिन। मैं इस मन से कहना था, एक उम्रदराज नेता भजनलाल जी, जिस रोज डॉक्टर किरोड़ी लाल ने पुलिस की लाठियों से अपने आप को अस्पताल में पहुंचाया होगा, राजनीति में आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपने क्या मर्यादा रखी? समझौता में कहकर चले गए हम न्यायिक जांच कराएंगे, एक एक पाई की भरपाई कराएंगे। आपने उस आदिवासी इतने बड़े वरिष्ठ जिसका जीवन पूरे राजस्थान के नौजवान किसान आदिवासी दलित के लिए लड़ते लड़ते होम हो गया, आपने उसका मानवर्धन किया, आपने उसके साथ अन्याय किया, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया। मैं किरोड़ी लाल जी से कहना चाहता हूं, किरोड़ी लाल जी क्यों मौन हो? भजनलाल शर्मा अगर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में केवल अकेले किरोड़ी लाल का संघर्ष पिछले 5 सालों का आधार बना है। बोलो इस आवाज के लिए, मौन धारण मत करो, समझौता को न्याय चाहिए, उठकर खड़ा हो मुख्यमंत्री के खिलाफ और बोलो कि राजस्थान का आदिवासी आपके साथ खड़ा है, लेकिन मौन धारण मत करो, जिल्लत बर्दाश्त मत करो। इस सरकार ने आपको आशे का आदमी बनाकर खड़ा कर दिया, आपके संघर्ष के इतिहास को इस सरकार ने दफनाने का कार्यक्रम बना दिया। मैं आज समझौता की इस नगर भोट की धरती से चुनौती दे रहा हूं, भजनलाल जी आप कितनी ही आदिवासी विरोधी मानसिकता रखते हैं, ये फितरत। पहले धर्म के आधार पर लोग लड़ाएंगे, हरियाणा में ओबीसी के आप लोगों को आपस में लड़ाएंगे। मैं बहुत इस पर नहीं कहना था, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जातियों को लड़ाकर, जातियों में मतभेद पैदा करके, जातियों को हताश निराश करके, प्रताड़ित पीड़ित करके सत्ता आपका मकसद, ये राजस्थान समझ गया। मैं इस मन से आपको चेतावनी दे रहा हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूं, मैं आज थोड़ा सा उत्साहित, मंच पर सारे लोग जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मैं तमाम जिम्मेदार लोगों से आग्रह करना था, मेरे भाई नीतू जी भी अब मध्य प्रदेश से आए, चंडेल जी मेरे भाई वो भी आए, कुछ लोग और भी हैं आदिवासी नेता, 2 विधायक, बाप पार्टी, कुछ रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं, कुछ समाज सेवी बैठे हैं, कुछ सरपंच लोग बैठे हैं, मेरे सामने धड़कता हुआ खोला नौजवान बैठा हुआ जिसके अंदर आप,
मैं मंच से आग्रह कर रहा हूं, मांग पत्र हमारा तैयार है, मंच पर हम बुलाकर अधिकारी को ज्ञापन देंगे और साथ में चेतावनी देंगे। मैं आज आप लोगों को ये नहीं कहना चाहता आओ, मैं कई जिलों में घूमा हूं इस बैठक के लिए और मैंने एक ही बात कही कि प्रजातंत्र में सरकारों को डराने का हथियार जनबल, और इसलिए मैं 29 तारीख का आह्वान आपको सिर कटाने, सिर काटने नहीं, सिर गिनाने के लिए कर रहा हूं। आज आप लोग आए इस ताकत, मुख्यमंत्री जी के आंख नाक कान शासन के लोगों आगाह कर दो, नजरअंदाज न करे इस महापंचायत। अगर इसको नजरअंदाज करने का प्रयास किया तो गंभीर परिणाम होंगे, राजस्थान की धरती पर जल जला जाएगा। मैं चुनौती दे सकता और इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं अकेला क्या घोषणा करूंगा। 10 लोगों के साथ जयपुर में चर्चा करेंगे, नए साल के बाद 1-2 दिन में। हम इस सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। नरेश मीणा सहित मैं अभी आ रहा था, अरनिया गांव के एक सज्जन मिल गए, मेरा बेटा मोटरसाइकिल से परीक्षा देकर आ रहा था, हमें दूसरे दिन मोटरसाइकिल में चाबी लगी हुई सड़क पर मिली। हम तो दंग रह गए, क्या होगा। बाद में पता चला पुलिस उठाकर जेल में ले गई। भजन लाल जी, अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या आपने आपकी पुलिस को यह अधिकार दे दिया सड़क पे चलते हुए आदमी को गुनाहगार बना दो, उसके साथ जुल्म करो, अन्याय करो, अत्याचार करो। तय गुनाहों की रिहाई तत्काल प्रभाव से हो जानी चाहिए नरेश सहित तमाम लोगों की, और जिनकी संपत्तियां जलाई है उन तमाम संपत्तियों का पुनर्भरण हो जाना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने समरावता में जुल्म अत्याचार किया है, कानून का उल्लंघन किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और राजस्थान हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। ये मंच बैठा है, मैदान में डट जाना, पीछे मत डट जा। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने सरकारों के खिलाफ कई बड़े आंदोलन लड़े, अनुभव के आधार पर सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, मंच की मर्यादा को भंग मत करना। 10 दिन में सरकार ने अगर सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो अगला पड़ाव राजधानी में होगा। जिसकी मां ने दूध पिलाया है, 29 तारीख को पुलाव कुंडल को लगे रुक जाइए। जिस रोज जयपुर चलेंगे, बेबुनियादी पड़ाव करेंगे, रास्ते में रोका तो राजस्थान रुक जाएगा। इस बात का हलक लगा दो, यही आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद।
बहुत क्रांतिकारी भाषण बाकी है हमारे सभी क्रांतिकारी भाई नीचे बैठ जाए, शांति बनाए रखें। नीचे बैठ जाओ एक बार, नीचे बैठ जाओ एक बार, सब नीचे, सब नीचे बैठ जाओ, सब स्टेज में सब बैठ जाओ। अरे अभी अपने विधायक से आए हैं क्रांतिकारी वो दक्षिणी राजस्थान के पवित्र शहीद मानकर 10 साल हुए हैं। अंग्रेजी हुकूमत से बाद में हजारों आदिवासी लोग के हुए शहीद हो गए। मैं उस 10 साल हूँ जो मुझे शासन किया और उसके बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ। हमें लगे कि लोकतंत्र के अंदर हम आदिवासी सूचित देंगे, दलित सूचित देंगे, हम सब लोग सूचित देंगे। लेकिन दक्षिणी राजस्थान के अंदर या पूर्वी राजस्थान के अंदर है शादी सरकार आई हो, हमने हमेशा हमारी लड़ाई को हमेशा कुछ न किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी काफी नौकरी का आंदोलन हुआ था। हमारा कई शांति रखे। अब ये ज्ञापन सुनिए, ये ज्ञापन हम यहाँ प्रशासन के लोगों को दे रहे हैं। एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब यहाँ आकर ज्ञापन ले रहे हैं और स्पष्ट शब्दों में विनम्रता से सरकार को आगाह कर रहे हैं। इस महापंचायत की अनदेखी की तो जयपुर में अगले 10 दिन बाद ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं कि पूर्वी राजस्थान के नौजवान हमारी भी बात को सुने जाएंगे और सभी को मेरे कसम है दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी कुछ समय पहले आंदोलन हुआ था। जिन लोगों को उनको बचाने के लिए इसी प्रकार से आगे करती गई और हजारों गुजर आंदोलन कर रहे थे, न्याय कर रहे थे। हजारों गुजर भाई के ऊपर भी गोलियां चली थी। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, तब भी उन लोग जीत नहीं गए। कभी दक्षिणी राजस्थान की लड़ाई है, यह साथ के पूर्वी राजस्थान खामोश होता था और पूर्वी राजस्थान की लड़ाई होती है, यह साथ के दक्षिणी राजस्थान खामोश होता था। कुछ दिन पहले मैं सम्राटा गांव की घटना जब छोड़ी थी, मैं हमें कह चुका था कि सम्राटा गांव के अंदर इस प्रकार से राजू के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ और जिस माटी माता भी आएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। आज इस ऐतिहासिक लड़ाई में मैं आपके साथ आया हूँ। मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य होने के नाते मैं थारा संविधान आपको वादा और विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान की विधानसभा में खड़ा होकर हमेशा सरकार का विरोध न करूंगा।